बात कर रहे हैं असम की और पश्चिम बंगाल की, जहां पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। 4 घंटे हो गए हैं और असम में 47 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। कुल मिलाकर 126 सीटें हैं। लगभग 40% सीटों पर आज मत का इजहार किया जा रहा है और वहां पर अभी तक जो 9 साढ़े 9 बजे का फिगर आया है वो 10% है। जाहिर सी बात है, अब 11 बज गए हैं तो मतदान का प्रतिशत और बढ़ गया होगा। और सर्बानंद सोनोवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने जीत का दावा किया है। वोटिंग हो रही, कितनी उम्मीदें हैं आपको? बस 100%। सर, इससे पहले पिछले चुनाव में आपके पास लगभग 35 सीटें थी इस इलाके में। इस बार क्या उसको बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पिछले 5 साल के अंदर जो हमने जनता के लिए जो काम किया है और जनता ने भी इस काम से उनको बहुत राहत मिला है। तो ये तो बात हो गई सर्बानंद सोनोवाल की। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, 5 साल से स्टेट चला रहे थे, लेकिन 15 साल जिसने असम चलाया, मैं तरुण गोगोई की बात कर रहा हूं। उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनके बेटे गौरव गोगोई वो राजनीति में सक्रिय हैं और गौरव गोगोई ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है, यानी कि यहां पर दोनों ही तरफ से ताल ठोकी जा रही है। तो गौरव गोगोई की भी बात सुनो। कुछ आ ही नहीं रहा है, एकदम मोबाइल लेकर उसमें एक बार ट्राई करेंगे आज। तो ये असम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ चढ़कर लोग मतदान के लिए कतारों में लगे हुए हैं। ये अपर असम में चुनाव है और यहां पर पिछली दफा 47 में से 35 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी शाह आलम भी जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। शाह आलम, ये जो 47 सीटें हैं, अपर असम का इलाका, यहां पर किस तरह का मतदान हो रहा है और इस इलाके में किस तरह के मुद्दों की गूंज सुनाई दी है? हाँ जी, ये तो अब ये गुवाहाटी के से जो अपर असम इलाके में 47 सीट में अभी इलेक्शन हो रहा है फर्स्ट फेज में। तो इन्हें ये 47 सीटों में जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही मूल एजेंडा रहेगा। बीजेपी के पक्ष में जाएगा या कांग्रेस के जो महागठबंधन है उसके पक्ष में जाएगा वोट, इसी को लेके। और कांग्रेस के साथ जो एआईयूडीएफ आया है तो इसी को लेके एक प्रकार बीजेपी माइलेज लेना चाहती है। अपर असम की जो सीट लास्ट टाइम बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, क्योंकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीट आया था। आज जितने भी सीटों में इलेक्शन हो रही है उसमें से सिर्फ 7 सीट आया था, 7 सीट आया था। तो वो सीट को फिर से बीजेपी अपने पक्ष में लाना चाहती है। और इस इलाके में अभी जो आज का जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है वो डेवलपमेंट का इशू तो है ही, और कहाँ का कुछ इशू रहेगा, सीए को लेके कुछ इशू रहेगा, क्योंकि सीए के जो मूवमेंट हुआ था वो मेनली अपर असम साइड में ही हुआ था। और उसी से जो शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से अखिल गोगोई इस बार जेल से ही अपने चुनाव लड़ रहे हैं और जेल में है, लेकिन वो शिवसागर से अपने उम्मीदवार है शिवसागर से। और बीजेपी वर्सेस और कांग्रेस का ही मेनली ये चुनाव रहेगा। लेकिन एक जगह पर जो रीजनल फ्रंट है, असम जातीय परिषद और राइजर दल का जो फ्रंट है, वो लोग काफी सारे सीटों में बीजेपी को हराने का काम कर सकते हैं। तो जो ये चुनावी समीकरण बने हैं, एआईयूडीएफ का आपने जिक्र किया शाह आलम, साथ ही साथ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, वो भी कांग्रेस के साथ जो हाथ मिलाया है, ये बदले हुए चुनावी जो राजनीतिक समीकरण है, इनका चुनाव पर कितना असर होता दिख रहा है आपको? निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस के पास सीए मूवमेंट के बाद से कांग्रेस के पास अपर असम के कुछ जो
हिंदू लोग थे वो कांग्रेस के पास आए थे बीजेपी से खफा होके, लेकिन बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के पास चले जाने से, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल एओडीएफ का गठबंधन होने से वो हिंदू लोग फिर से नाराज हो गए कांग्रेस के साथ, और वो लोग असम जो नया दल है असम जातीय परिषद और बीजेपी के पक्ष में फिर से चला गया, और सीए का मुद्दा काफी दूर चला गया है। और जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ काफी सारे सीटों में, वो नॉर्थ असम के काफी सारे सीटों में, वो बिहाली हो गया, गौपुर हो गया या फिर लखीमपुर और धेमाजी, ये सीटों में काफी सारे बोडो लोग रहते हैं। वो लगभग एक डिसाइडिंग फैक्टर है वो सीटों में बोडो लोग। तो उन बोडो लोगों के बीच हाग्रामा महिलारी का काफी सारे अपना बनता है, और काफी सारे वोट लास्ट टाइम जो बीजेपी उस सीटों में जीत के आए थे उसमें बीपीएफ का काफी ये सहयोग था। बीपीएफ हाग्रामा महिलारी को काफी सारे मानते हैं वो बड़े लोग, और इस बार वो बीपीएफ अभी कांग्रेस के पास है। तो एक समीकरण बन सकता है कि बोडो लोग अभी हाग्रामा के साथ कांग्रेस में चला आया या फिर बीजेपी में रह गया, ये एक समीकरण बन सकता है। और इससे कुछ दिन पहले ही, चुनाव से कुछ दिन पहले ही, क्योंकि जो डेवलपमेंट काउंसिल गठन किया था बीजेपी गवर्नमेंट सर्बानंद सोनोवाल की गवर्नमेंट ने, तो एक नेस कसरी नाम का एक डेवलपमेंट एनआरसी कितना बड़ा मुद्दा है शाह आलम, क्योंकि एनआरसी का जो रजिस्टर आया था उसमें 19 लाख लोगों को घुसपैठिए माना गया था, उसमें 14-15 लाख हिंदू निकले थे। तो इसमें एक नाराजगी भी बनी। बाद में बीजेपी की सरकार ने कहा हम इस एनआरसी को नहीं मानेंगे, एक अमेंडेड एनआरसी आएगा। तो एनआरसी को लेकर लोगों का रुख रवैया क्या है असम में? नहीं, फास्ट फेज में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एनआरसी को लेके ज्यादा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि फास्ट फेज में मेनली अपर असम जो शिवसागर, जोरहाट या फिर गोलाघाट, ये तिनसुकिया, ये सब साइड में इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें एनआरसी का ज्यादा ये मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है कि बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के पास आने से, और कांग्रेस के पास जितने भी हिंदू वोट थे वो खफा हो गए कांग्रेस के साथ, और बदरुद्दीन अजमल को वो लोग नहीं चाहते कि वो दिसपुर में आए या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करे बदरुद्दीन अजमल के साथ। बदरुद्दीन अजमल को क्योंकि एक ऐसा इमेज दिया जाता है कि वो जो घुसपैठियों के लेके राजनीति करते हैं या फिर जो ये मुस्लिम को लेके राजनीति करते हैं, तो इसका इशू बन सकता है। और एनआरसी डायरेक्टली फर्स्ट फेज में इशू नहीं होगा, लेकिन सेकेंड फेज और थर्ड फेज में तो एनआरसी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा। चलिए एनआरसी पर उस वक्त तफसील से बात करेंगे जब दूसरे और तीसरे चरण का मतदान होगा। ये हम असम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ताल ठोक रही हैं कि हम सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल पर वापस लौटते हैं, और पश्चिम बंगाल में अभी मतदान किस गति से हो रहा है, उत्साह देखा गया था शुरुआती दौर में। अमरदेव पासवान बांकुड़ा में मौजूद हैं। अमरदेव, बांकुड़ा में भीड़ बढ़ती दिख रही है, क्या है अभी वहां पर स्थिति? जो बमबाजी हुई थी उसको लेकर यहाँ पे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो लोग हैं, यहाँ के जो जनता है वो वोट देने के लिए, मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन यहाँ के जो जनता है उन्होंने एक हिम्मत दिखाया है और दिखा के वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। ये पीछे किस बात की नाराजगी दिखा रहे हैं अमरदेव? आपके पीछे ये लोग किस बात की नाराजगी दिखा रहे हैं? हमारे साथ एक जो ये बताना चाहते हैं, जो काफी नाराज है वो ममता सरकार से। बताइए क्या नाराजगी है ममता सरकार? ममता कुछ नहीं किया, खाली बोल रहा है जो आ गया वो बात नहीं है। सरकार चलेगा, खाली बोल रहे आ गए, खाली बोल रहा सब कुछ करेगा, कोई बात नहीं। हमको कोई डराने का कोई मतलब नहीं आता। एक बात बताइए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जो कमियां हैं जिसको लेकर आप लोग ये कर रहे हैं? कमी नहीं है, कमी अब जब आएगा बीजेपी का, चीन का जब बीजेपी सरकार आ गया, मोदी सरकार, चीन का जो है ना उसको तल भी झूठा बच के बने। ठीक है अमरदेव, थोड़ा मस्त दिख रहे हैं ये। चीन सरकार को तबली में चीन को, हाँ इनकी बात हो गई, आप अपनी बात बताइए। अब यहाँ से लाइव चल रहे हैं, हमको बात बोलिए। थोड़ा इनसे हट जाइए, ये काफी मस्त दिख रहे हैं। हाँ, चुनावी रंग में नहीं, ये दूसरे रंग में। इनका जो कहना है वो
इनका जो कहना है ये हमको लाइट के लिए चलिए आप इनसे पीछा छुड़ाइए, मैं आप अभी सौरभ कुमार के पास लिए चलता हूं। सौरभ, पुरुलिया में किस तरह की स्थिति है? अभी वही जोश दिख रहा है या थोड़ा, क्योंकि 11 बजे के बाद 11 से 2 बजे तक थोड़ा अमूमन देखा जाता है कि बंगाल में लोग अपना वापस खान पान के लिए चले जाएंगे, फिर वो 2-3 बजे वापस, 3 बजे बल्कि मैं कहूँ 3 साढ़े 3 बजे वापस निकलते। जी बिल्कुल संदीप, हम आपको दिखाना चाहेंगे लोगों का उत्साह यूं ही बना हुआ है, यानी जो उत्साह सुबह से दिखाई दे रहा था वह अभी भी बरकरार है। और लोगों का यह कहना है कि 12 बजे के बाद 12 से 3 बजे का जो पीरियड है उसमें जरूर लोगों की संख्या में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतार है और लोग सुबह से ही मतदान को लेकर काफी उत्साहित है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सोच क्या है, मन में क्या चल रहा है, क्या सोच कर आप मतदान करने आए? अच्छा, गवर्नमेंट अच्छा आएगा, वही हम लोग का सोच है। क्या मुद्दा क्या है? पुरुलिया जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर चुनावी मुद्दा क्या है? हम लोग कोई राजनीति के साथ बात नहीं करेंगे। हम लोग आया वोट दें, कैंडिडेट जिसका पसंद होगा, कोई पार्टी नहीं देगी, कैंडिडेट को वोट देना है हम लोग को, बस। तो जो बंगाल का युवा है वो क्या सोच रहा है? अच्छा होगा तो होगा। क्या क्या समस्याएं हैं पुरुलिया में? सब ठीक ही है। क्या होगा इस बार, दीदी या दादा? देखिए अभी जो हाल है, दीदी भी क्यों मालूम है, दादा को भी मालूम है। क्या कहेंगे आप? वही दीदी है। जो आएगा हम लोग का अच्छा ही होगा, दीदी होगा दादा होगा। पानी एक बड़ी समस्या है पुरुलिया में। पानी का पहले बहुत समस्या था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है, और ठीक होना चाहिए। जो गवर्नमेंट आएगा उसको पानी के ऊपर ध्यान, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, ये बेरोजगारी एक बड़ा समस्या है पूरे जिले के लिए? हाँ है, रोजगार नहीं है पुरुलिया में। देख रहा है ना कैसे ऐसे बूथ में सोलो चल रहा है। सबसे बड़ा समस्या है कर्म संस्थान अच्छा नहीं है यहाँ पर, ये दूर होना चाहिए जरूर। क्या मन में क्या चल रहा है जब आप वोट देने के लिए आए हैं, तो मन में क्या चल रहा है? जो होगा अच्छा के लिए होगा, वही सोच रहे हैं। और जो भी आए, दीदी और दादा, अच्छे के लिए कुछ काम करेंगे, यही। क्या लगता है खेला होवे इस बार? मुझे तो लगता है खेला होवे, लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत सारे डिमांड है अभी जनता के लिए कि ये सब होना चाहिए पुरुलिया में। तो अगर वो सब कुछ हो जाए, मतलब खेला होने के बाद भी अगर वो सब डिमांड अगर पूरी हो जाए, वही सबकी मतलब इच्छा है कि अगर वो हो जाए। तो संदीप जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे महिला की संख्या हो या फिर पुरुष की संख्या हो, सुबह से है जो लंबी कतार है वह अभी दिखाई दे रही है। लोग काफी उत्साहित है। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि यह जो उत्साह है, वोटरों का जो यह उत्साह है, यह किसके पक्ष में जाता है? दीदी के पक्ष में जाता है या फिर दादा के पक्ष में? कॉर्डेड माइक है कि कॉर्डलेस माइक है आपके पास? सौरभ, आप महिलाओं की कतार तक भी जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल संदीप, हम कोशिश करेंगे कि कुछ महिलाओं से भी आपकी बात कराएं और यह जानने की कोशिश करें कि आखिर जो बंगाल की महिलाएं हैं वह क्या सोच रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोचकर यहाँ मतदान केंद्र पर पहुंची है। क्या चल रहा है मन में? मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, फिर देखा जाएगा क्या होगा। आप फर्स्ट टाइम और वोटर हैं? यस। तो क्या मतलब किस सोच के साथ आप यहाँ पर पहुंची है? দেখুন যেই জিতুক যাতে মানুষের উন্নতি হয় এটাই চাওয়া সবারই, সে দিদি জিতুক কি দাদা জিতুক, যেই জিতুক। क्या समस्या क्या है यहाँ पर, लोगों की प्रॉब्लम क्या है? প্রবলেম কিছু নেই, এমনিতে ধরো সবাই ধরো নাগরিক আছে, সবাইকে তো ভোট দিতেই হবে, এমনিতে কোনো অসুবিধা নেই, সবাই ভালো। अगर पुरुलिया जिले की बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की? যে ছেলেরা চাকরি বাকরি পাচ্ছে না, বেকারত্ব, তারপরে এই যে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের পুরুলিয়াতে অনেক অসুবিধা আছে, পানীয় জলের
এই যে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব কিছুই আছে, চাকরি বাকরি নেই ছেলেদের, তার জন্য বেকারত্ব এটা বেশি, বেকার ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। क्या लगता है इस बार क्या होगा, दीदी या दादा? কি বলবো আপনাকে, এবার ভগবান মালিক, ওটা আমি বলতে পারবো না। क्या कहेंगे, क्या होगा इस बार बंगाल में? বাঙ্গাল মে কি হোগা, যে বেকার ছেলেরা ঘুরে বলছে তাদের জন্য চাকরি বাকরি দাও, হ্যাঁ আর কি বলবো, ছেলেরা শিক্ষিত হোক, হ্যাঁ আর কি বলবো গো, তবে সব জায়গায় গেলে ভালো চালানো হোক, ছেলেরা শিক্ষিত হোক, আমি তো বক্কা বটি। तो आपने देखा संदीप, जो महिला है वह यही चाहती हैं कि पूरे बंगाल में शांति हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और पुरुलिया जिले में जो पानी की समस्या है वह दूर हो। जी शिवम, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, चिंता की रेखा तो नहीं बढ़ रही माथे पर? नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी, उल्टा मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, वो शांति होगी कैसे? अगर हम पिछले 5-6 दशक से देखें तो शांति तो बिल्कुल नहीं है। 1997 में लेफ्ट की सरकार में बुद्धदेव भट्टाचार्य गृह मंत्री हुआ करते थे। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हाँ, हमारे शासन में 23,000 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। अभी एक रिपोर्टर कह रहे थे कि ये चुनावी हत्याएं या चुनावी हिंसा, ये चुनावी हिंसा नहीं है, वहां पर राजनीतिक हिंसा का इतिहास है। 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 83 दंगे हुए, जिसमें 206 लोग मारे गए, जो कि एक्सीडेंट में भी उतने नहीं मारे जाते। 2019 का एनसीआरबी का डेटा आज तक ममता दीदी ने केंद्र को भेजा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वहां क्या हो रहा है। एडीएसआई का डेटा भेज दिया, क्योंकि वो तो एक्सीडेंट से डेथ कितनी हुई है बहुत आसान बात है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप, रोजगार की भी बीच में बात हुई, जब आप अपने नागरिकों को सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, वहां शांति क्रिएट नहीं करेंगे, तो कैसे कोई वहां पर जाएगा? और विकास का सीधा मतलब है, विकास का सीधा मॉडल है कि आप अपने राज्य में शांति स्थापित करें। ऐसी आपने भी बहुत से चुनाव देखे हैं, मैं तो उम्र गुजर गई चुनाव देखते हुए। एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द का हम लगातार इस्तेमाल करते हैं हर चुनाव में, वो एंटी इनकम्बेंसी की झलक दिखी है या दरअसल देखिए दीदी दादा जो सवाल चल रहा था, ममता बनर्जी एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े चेहरा हैं, पर आपका बंगाल में कोई चेहरा नहीं है। बंगाल का दादा कौन है? वो तो देश के दादा हो गए। नहीं, देश के दादा नरेंद्र मोदी जी हैं। बीजेपी ज्यादातर चुनाव में कमोबेश अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ ही जाती है, और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हुआ है। अगर उसके स्ट्राइक रेट को लेकर जाए तो वो 70% से ज्यादा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतर चीज है। दूसरा, नहीं, विधानसभा में बिल्कुल उलट है, बिल्कुल हरियाणा में चेहरा भी दिखाया, तब भी 75 पार की जगह 40 पर रहे। देखिए दिल्ली में, दिल्ली को आप जानते ही हैं, 62 सीट ले गई आम आदमी पार्टी, लेकिन बावजूद उसके हरियाणा में आज हम सरकार में है, रिटेन करने में सक्सेसफुल हुए। बावजूद उसके 14 के बाद 19 में चलो जनरल इलेक्शंस रहे, लेकिन तमाम राज्यों में हमने अच्छी सरकार बनाई। बिहार में आपने देखा बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर रिटेन नहीं करती सरकारें, लेकिन हमने रिटेन किया। ना होना आपके इस जोरदार प्रचार में एक चिंकिंदा अमर है? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज बहुत साफ है, आज इस देश का युवा, इस देश की जितनी भी जनता है, नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानती है। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन एक विचारधारा है, नैरेटिव, कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और आप जो कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, वेस्ट बंगाल देश के बाकी इलाकों से बिल्कुल भिन्न है। यही चुनाव उत्तर प्रदेश में होता, आपके रिपोर्टर माइक लेकर जाते तो मैं कहता हूं 100 में से 95% लोग बताते, बोल पाते, वहां पर कोई सवाल ही नहीं है, बहुत ज्यादा डर है। आप तो बंगाल में गए हैं, आउटस्कर्ट्स में भी गए हैं, कैलकाटा में भी गए हैं, और कैलकाटा में 10 केसेस में आपको ऐसे बता सकता हूं, और जो हम रिपोर्ट करते हैं वो तो मात्र हिंसा का 10% है। आप अगर वहां पर बोलोगे, आप पार्टी के गुंडे आपके घर पहुंचेंगे, घर जला दिया जाएगा, और शायद ऐसा होगा कि वो कल सुबह के अखबार में भी सुर्खियां ना बना पाए। एक और अपडेट मिल रही है, 11 बजे की अब अपडेट है, जो वोट प्रतिशत है जिन लोगों ने अपने मत का इजहार किया है पश्चिम बंगाल में, अब वो बढ़कर 18% हो गया है, और असम आगे चल रहा है, बल्कि असम पश्चिम बंगाल से भी आगे चल रहा है। असम में अब ये आंकड़ा 21% पर आ गया है। तो 11 बजे तक असम में 21% वोटिंग हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा 18% है। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रवि ओझा भी जुड़ गए हैं। रवि, यहां पर जो दादा बनाम दीदी एक नैरेटिव दिख रहा है, और लोग खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं सब भालोची, सब ठीक ठाक है,
ये डर है क्या जो शिवम त्यागी कह रहे हैं कि डर के मारे लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी से अपने आप को आप बचा पाए हैं, उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं? जी मेरा प्रणाम स्वीकारिएगा। सबसे पहले ऐसा है कि जिस चीज को आप डर का नाम दे रहे हैं वो डर नहीं है। यहाँ के लोग ममता बनर्जी के काम से पूर्णतः खुश हैं। सारी सुविधाएं पिछले 10 साल में ममता बनर्जी द्वारा लोगों तक मुहैया कराई गई हैं। और शुभम भाई जो भी एक बात कह रहे थे एनसीआरबी की, रवि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आपकी आवाज को थोड़ा दुरुस्त कराता हूं। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक से पहले पश्चिमी मिदनापुर का ताजा अपडेट ले लेते हैं। वरुण मेरे साथ जुड़े हैं। वरुण, वहां पर किस तरह की वोटिंग होती दिख रही है, मुद्दे क्या हैं? थोड़ा सा मैं ब्रीफ में अभी जवाब चाहूंगा, ब्रेक के बाद आपसे और आगे बात करने वाला हूं। बोलने दीजिए भाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।